ओके, ठीक है, बहुत हो गई बातें। तो आज प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA पढ़ना है ना। चलिए आ जाइए। सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA या प्री mRNA कहाँ होगी प्रोसेसिंग, क्या बताया था? न्यूक्लियोप्लाज्म में। चलो आ जाओ। दूर वालों ध्यान देना अब इधर। प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। देखो, अभी फिलहाल यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये DNA है डबल स्ट्रैंडेड, यहां पर है फंक्शनल पार्ट, पूरा फोकस इधर। अगला है नॉन फंक्शनल पार्ट, फिर है फंक्शनल पार्ट। यहां पर है मान लो टर्मिनेटर, और इधर है प्रमोटर। ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 से 3 है, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड, और 3 से 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ध्यान देना, ये प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच क्या होता था? स्ट्रक्चरल जीन। और हमारा स्ट्रक्चरल जीन कैसा है? स्प्लिट जीन। हमारा स्ट्रक्चरल जीन कैसा है? स्प्लिट जीन। ये क्योंकि उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों है। फंक्शनल पार्ट को कहते हैं एक्सॉन, नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन, और फंक्शनल पार्ट को एक्सॉन। सही है। तो चलो, हुआ इस DNA का ट्रांसक्रिप्शन। तो नीचे वाला स्ट्रैंड कैसा है? 3 से 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी से बनेगा RNA। तो 3 के नीचे 5, ये बन गया 5 से 3 HNRNA। सही है। ये HNRNA में फंक्शनल पार्ट ऑफ DNA से बना फंक्शनल पार्ट ऑफ RNA। एक्सॉन पार्ट से एक्सॉन, इंट्रॉन पार्ट से इंट्रॉन, एक्सॉन पार्ट ऑफ DNA से एक्सॉन पार्ट ऑफ RNA। तो बोलूं कि HNRNA कंटेन इंट्रॉन्स। क्या होता है HNRNA में? इंट्रॉन्स होते हैं। और देखो, HNRNA के जो एंड्स हैं, कॉइल तो है नहीं RNA, ये HNRNA कॉइल तो है नहीं, सीधा है। तो कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, एंड खुला हुआ है, तो कोई भी एक्सोन्यूक्लियस आएगा और काट डालेगा। 3' एंड भी तो खुला है, तो कोई भी एक्सोन्यूक्लियस आएगा और कट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि HNRNA अभी अनस्टेबल है, एक्सोन्यूक्लियस काट के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो स्प्लाइसिंग बाद में कराएंगे, पहले इसे स्टेबल तो बना लिया जाए। तो सबसे पहले इसको स्टेबल बनाते हैं। तो स्टेबल बनाने के लिए क्या करना है वो देखो। स्टेबल बनाने के लिए इसके एंड्स को छिपाना होगा, एंड्स को छिपाना है। तो 5' एंड को इसके मैं छिपाऊंगा कैप से, और 3' एंड को पूंछ से, मतलब टेल से। 5' एंड को छिपाऊंगा कैप से, 3' एंड को टेल से, ताकि एक्सोन्यूक्लियस काटने ना पाए इसको। सही है। तो देखो, 5' एंड पर हम कैप लगाएंगे, कैपिंग। अब ये कैप किस चीज की बनी होगी? कैप बनाएंगे हम, लगाएंगे यहां पर 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की, जिसे शॉर्ट में हम 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखेंगे। एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखने की जगह 3 फॉस्फेट ही लिख देती है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये लिखो या वो एक ही बात है। तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगाएंगे। ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता तब तो ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होता,
लेकिन ये तो 7 मिथाइल गुआनोसिन, मतलब एबनॉर्मल है, अनयूजुअल है। तो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लगाओगे तो एक्सोन्यूक्लियस पहचान ही नहीं पाएगा कि ये न्यूक्लिक एसिड है, तो कटने से बच गया। तो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड हम लगा रहे हैं, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लगा रहे हैं हम। कहां पर ये कैप लगा रहे हैं? एट 5' एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है ग्वानिलिल, ग्वानिलिल, ग्वानिल नहीं, ग्वानिलिल ट्रांसफरेज एंजाइम, with the help of guanylyl transferase enzyme in, थोड़ा अलग सा शब्द है, ध्यान दीजिएगा, in template independent manner। कैसे जोड़ेंगे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अब ये क्या है उस पर ध्यान दो। देखो ये जो आरएनए बना है ऊपर, ये डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के बना है। डीएनए में ए था तो यहां यू लगा, डीएनए में जी था तो सी, सी था तो जी। तो ये जो ऊपर एचएनआरएनए बना के दे रखे हो, ये टेम्पलेट डिपेंडेंट बना था, टेम्पलेट को देख के बना था। लेकिन ये जो आप लगा रहे हो 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए को देख के लगा रहे हो क्या? नहीं, हम अपनी मर्जी से अलग से लगा रहे हैं। तो क्या हुआ? ये टेम्पलेट डिपेंडेंट नहीं है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो जब डीएनए देख के लगाएंगे तो टेम्पलेट डिपेंडेंट, सही है। अब बिना टेम्पलेट देखे लगाओ डीएनए के तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो चलो 5' एंड पर, 5' एंड पर येलो लगा दिया 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप। ये कैप है, 5' एंड पर लग गया। अब 5' एंड पर है ना, फिर ये ई फॉर एक्सॉन वाला पार्ट, ये आई फॉर इंट्रॉन वाला पार्ट, ये ई फॉर एक्सॉन वाला पार्ट। अब ये 3' एंड बचा है, इसको भी छिपाना है। तो 3' एंड पर, 3' एंड पर हम कराएंगे पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन कराएंगे एट 3' एंड। मतलब 3' एंड पर हम कराएंगे टेलिंग, टेल लगाएंगे। अब ये जो टेल लगाएंगे वो किसकी बनी होगी? तो देखो 200 से 300 मॉलिक्यूल लगाना है। किसके? एएमपी के। अरे वही एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का मैंने दूसरा नाम दिया था एडेनाइलिक एसिड। और मैं जानता हूं आप किसी भी एसिड को 8 लगा के भी लिख दिया करते हो। एडेनाइलिक एसिड को एडिनाइलेट भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी ने एडिनाइलेट लिखा है। ये ऐड कर देंगे 200 से 300 मॉलिक्यूल एएमपी के ऐड कर देंगे। कहां पर? 3' एंड पर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बाय पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ऐड कर देंगे। सही है। अब ये भी लगेगा, डीएनए देख के नहीं लगेगा, अपनी मर्जी से अलग से लग रहा है, तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। 200 से 300 क्या लगाने? एएमपी। अब एएमपी हम थोड़ी लिखेंगे, हम तो ए लिखेंगे। तो 200 से 300 ए लगा दो। 3' एंड पर 200 से 300 ए लगा दिया। तो इसी को कहते हैं पॉली ए टेल। डीएनए में टी थोड़ी ना है, डीएनए में 200 से 300 टी थोड़ी ना है। उसे देखकर हमने 200 300 ए लगा दिया, नहीं, डीएनए देख के नहीं लगाया है, इसीलिए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। मेरे पूरे इस टॉपिक में, ये पूरी बायो में टेम्पलेट इंडिपेंडेंट शब्द 3 बार आएगा, और तीनों बार आज ही आएगा। 2 तो आ ही चुका है और 1 आखिरी में आएगा। तो देखो जब डीएनए देखकर कुछ बनता है तो उसे बोलते हैं टेम्पलेट डिपेंडेंट। बिना डीएनए देखे लग रहा है तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो 5' एंड पर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगा दी। एक ही मॉलिक्यूल लगाया है, क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, एक्सोन्यूक्लियस पहचानेगा ही नहीं कि ये न्यूक्लिक एसिड है, और नहीं पहचानेगा तो नहीं कटेगा। तो मतलब 5' एंड से तो ये कभी नहीं कटेगा, फिक्स हो गया। सर लेकिन 3' एंड पर तो आपने नॉर्मल लगाया है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये तो नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है, तभी तो 200 से 300 लगा दिया है, बहुत लंबी सी लगा दी है।
कि तू पहचान ले और तू काट। जब तक तू काटते हुए यहां तक पहुंचेगा तब तक स्प्लाइसिंग हो चुकी होगी, मतलब एमआरएनए बन चुका होगा और उस एमआरएनए से प्रोटीन भी बन चुका होगा। और जब प्रोटीन बन चुका है तब ये मेरे किसी काम का नहीं, तू काट डाल, डिस्ट्रॉय कर इसको। अगली बार जब मुझे प्रोटीन फिर चाहिए तो फिर एमआरएनए बनाएंगे, फिर प्रोटीन बनाएंगे, हर बार नया प्रोटीन एमआरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। ये नहीं कि बचपन में जो एमआरएनए बन गया तो वही आज भी चल रहा है प्रोटीन बनाने के लिए, नहीं, डीएनए से एमआरएनए हर बार बनता रहेगा, प्रोटीन बनाते रहेंगे। तो जब इसे प्रोटीन बन चुका है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, डिस्ट्रॉय करो इसे। इसीलिए एक तरफ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड लगा दिया गया कि तू पहचान और काट, लेकिन इतने सारे न्यूक्लियोटाइड लगा दिए कि तू काटते काटते आ इधर को, जब तक यहां तो सब कुछ हो चुका है, स्प्लाइसिंग भी हो चुकी है, प्रोटीन भी बन चुका, भी ये किसी काम का नहीं, खत्म कर इसे, हमारे लिए अब ये बोझ है। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए एक तरफ नॉर्मल लगाया और एक तरफ एबनॉर्मल। अगर दोनों तरफ हम नॉर्मल लगा देते तो कभी कटता ही नहीं है, फिर तो बचपन में जो एचएनआरएनए बना था वही पड़ा रहता अभी तक, वेस्ट मटेरियल। असल में वेस्ट रखने के लिए इतनी जगह थोड़ी ना है हमारे, तो जो भी यूजलेस है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसी तरफ एक तरफ क्या लगा दिया, नॉर्मल वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 5' एंड को किससे छिपा दिया, कैप से। 3' एंड को टेल से। कैप और टेल क्यों लगाई, स्टेबिलिटी के लिए, मतलब एक्सोन्यूक्लियस से कटने से बचाने के लिए। कैप का एक काम और है, ट्रांसलेशन के दौरान बताऊंगा कैप का एक काम और, अभी नहीं, अभी सिर्फ स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा सुनिए, तो स्टेबल तो कर चुके हो, अब चलो कराते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का लोग मतलब क्या समझते हैं, इंट्रॉन को काट के हटाना। यह मतलब आप ना सोचो, इसीलिए मैं स्प्लाइसिंग को अपने शब्दों में कहता हूं टेलरिंग। टेलर क्या करता है, काटता है, जो यूजलेस है हटा देगा और जो काम की चीज है उसे जोड़ देगा, यही करता है ना। यहां भी यही होगा। स्प्लाइसिंग सिर्फ इंट्रॉन को काट के हटाना नहीं है, इंट्रॉन को काट के हटाना और एक्सॉन्स को जोड़ना, दोनों को मिलाकर स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्लियर है? तो सुनो स्प्लाइसिंग कैसे होती है। मैंने बोला था न्यूक्लियस में छोटे छोटे आरएनए फ्रीली घूम रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इस एसएनआरएनए से जुड़ जाते हैं 7 से 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल। एसएनआरएनए से जुड़ गए 7 से 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये था राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये था प्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन क्या बन गया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो दोनों को जुड़कर बन गया एसएनआरएनपी, पूरा नाम स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बन गया, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बन गया। देखो एसएनआरएनपी को ना प्रोनंसिएट किया जाता है एज स्नर्प। मतलब देखो लोग कितने आलसी हो गए हैं, एसएनआरएनपी बोला नहीं जा रहा लोगों से। एक बार एसएनआरएनपी बोलो, एक बार स्नर्प बोलो, देखो जरा कम टाइम किसमें लगता है। एसएनआरएनपी बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, स्नर्प एक फ्लो में बोल गया। तो एसएनआरएनपी को शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं, स्नर्प। ठीक है, ओके। तो एसएनआरएनए से 7 से 8 प्रोटीन जुड़े, क्या बना, एसएनआरएनपी। अब ये जो एसएनआरएनपी बना ना, इससे फिर से कुछ एडिशनल प्रोटीन जुड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन और जुड़ेंगी, और अब बनेगा दोनों के जुड़ने से स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। नंबर ना याद रखो 7 से 8, आप याद रखो एसएनआरएनए से पहले कुछ प्रोटीन जुड़ेगा, क्या बनेगा, एसएनआरएनपी। फिर इससे कुछ और प्रोटीन जुड़ेगा और बन जाएगा स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। ये जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स है, इट हैज राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, मतलब आरएनए को काटने की एक्टिविटी, एंड आरएनए लाइगेज एक्टिविटी, मतलब आरएनए को जोड़ने की एक्टिविटी, एंड इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी लेकर काम करेगा। तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जो बनता है
उसमें राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, मतलब आरएनए को काटने की एक्टिविटी, और आरएनए लाइगेज मतलब आरएनए को जोड़ने की एक्टिविटी, दोनों है। एंड इट विल यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो ठीक है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स ही है जो कराने वाला है स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग कैसे होगी ये मुझे बताना है, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं है। यह डायग्राम बनाना है मुझे नीचे, लेकिन जगह ही नहीं है। तो खत्म करो इसे, फिर बताता हूं ऊपर क्या होगा। जल्दी 5 मिनट में खत्म करो इसे। कौन? हाँ बिल्कुल। ओ मित्र मंडली, क्या कंफ्यूज, बोल ना, मुझसे पूछो, गलत ही बताएगा। गलत बताया उसने। किधर? फिर कभी कटेगा नहीं ना वो। हम्म, हाँ रहने तो, मुझे क्या करना है। प्रोटीन तो कुछ एमआरएनए से बनाना है, उससे थोड़ी बनाना है। हाँ वो सब हो जाएगा, चिंता ना करो। तू ये जान ले कि वो ना होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। इतना बड़ा रोल है उसका प्रोटीन बनाने में। क्या रोल है वो तो मैं बताऊंगा प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। बच्चे सेल में एक्सोन्यूक्लियस फ्रीक्वेंट होते हैं, एंडोन्यूक्लियस बहुत रेयर। तो मेनली हमारा काम होता है किससे बचाना, एक्सोन्यूक्लियस से। तो एक्सोन्यूक्लियस की बात करें। क्या दोनों जन मिलकर एक कॉपी बना रहे हो क्या है? उसको बताते जा रहा है, ये लिखते चल है। कुछ बनाया उन्होंने, ऐसे बैठे हैं? घबरा गया देख के है? पिछली क्लास में था नहीं था? हाँ हाँ। एक डॉक्टर बनना है तो करना पड़ेगा काम। कैपिंग का मतलब है 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जोड़ना 5 पर। और एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड इसीलिए लगाया ताकि एक्सोन्यूक्लियस कभी पहचान ही ना पाए कि ये न्यूक्लिक एसिड है।
और कैप जुड़ा या टेल, दोनों टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, मतलब डीएनए को देखकर नहीं लगाया गया, रैंडमली लगाए गए हैं। हाँ, क्या बच्चे? हाँ, ग्वानिलिल नाम है उसका, ग्वानाइल नहीं, ग्वानिलिल। अक्सर कई जगह ग्वानाइल ही लिखा मिलता है, लेकिन सच में वो ग्वानिलिल ही है। तो वाइयल 2 बार लगाना है। हाँ बच्चे, स्टेबल कर रहे हैं ना, ये कैप और टेल लगा कर क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबल बना रहे हैं, मतलब एक्सोन्यूक्लियस से कटने से बचा रहे हैं। हाँ, हंस हंस के ना लिखो, लिख लो फिर हंसो, है ना। कैपिंग तक हटा रहा हूं मैं, है ना। हाँ, ठीक है, जल्दी करो भाई, ये सब हटाओ। हाँ ठीक है, कंप्लीट करें। हाँ, SNRNP के नीचे लिखा है प्रोनाउंसिएटेड एज स्नर्प। प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका? स्नर्प बोलते हैं लोग SNRNP को। पॉली एट पॉलीमरेज एंजाइम। ये मतलब वही, ये लगा रहे हैं ना ढेर सारे। हो गया? ठीक है, जल्दी खत्म करें जिसका जो रह गया है। क्या बचे?
फिर कभी नहीं कटता ना, उसे डिस्ट्रॉय भी तो करना है, प्रोटीन बन गया, अब खत्म करो उसे। सही है। और हाँ, टेल वाला पार्ट हटा रहा हूं, स्प्लाइसिंग वाला लिखो, कौन हटा रहा है उसको, लिखो जल्दी से। ए? मैं भी पूछूं, यहीं पिटेगा या बच्चा बाहर चल के पिटेगा? है? इच्छा तेरी, देख ले जैसा मन करे। यहां पिटेगा तो मुझे नहीं पीटना पड़ेगा, दो चार को बोल दूंगा वैसे ही पीट देंगे, चार को बोलूंगा 10 आ जाएंगे, बोलेंगे चलो बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं, है ना। अब बाहर पिटेगा तो मैं अकेले पीटूंगा। अब वो कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं होगा, मैं साइड में पीटूंगा। यहाँ पिटेगा तो कैमरे में भी रिकॉर्ड होगा, वर्ल्ड वाइड होगी फिर वो, है ना। चलो ठीक है, आ जाओ भाई। चलिए नेक्स्ट राउंड, अब स्प्लाइसिंग पूरा करते हैं। रेडी? चलिए आ जाइए। देखिए, एसएनआरएनए से आगे कुछ प्रोटीन जुड़े, क्या बना? एसएनआरएनपी। उसे फिर कुछ और प्रोटीन जुड़े और क्या बन गया? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। ये जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स है, ये इंट्रॉन के एंड्स पर जुड़ेंगे। इंट्रॉन जहां शुरू हो रहा है और इंट्रॉन जहां खत्म हो रहा है वहां जुड़ेंगे। मतलब मान लो ब्लू कलर के हैं स्प्लाइसियोसोम, तो एक स्प्लाइसियोम इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, यहां जुड़ गए। ये नीले रंग के क्या है? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। ये जुड़ गए, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जुड़ गए। सुनो तो, ये इंट्रॉन का 5' एंड है, ये 3' एंड है, क्या कहते हो भाई? इधर 5 है तो बगल में 3 होगा, इधर 5 फिर 3, इधर बगल में 5 और फिर उधर 3 है। तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जुड़ कहां रहे हैं? इंट्रॉन के दोनों एंड्स पर। या पूरा लिखो, स्प्लाइसोम बाइंड एट 5' एंड 3' एंड ऑफ इंट्रॉन। जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछेगा स्प्लाइसियोसोम कहां जोड़ते हैं, ये पूछ लेंगे एसएनआरएनए कहां जोड़ता है, या एसएनआरएनपी कहां जोड़ता है, या स्प्लाइसियोसोम कहां जोड़ता है। अरे सब उसी में तो है सब, तो सेम आंसर देना है, 5' एंड 3' एंड ऑफ इंट्रॉन। सही है। अच्छा, तो स्प्लाइसियोसोम एंड्स पर जुड़ गए, 5' और 3' एंड ऑफ इंट्रॉन पे जुड़ गए। जुड़ने के बाद क्या होगा वो देखो जरा, छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, अब ये जो स्प्लाइसियोसोम से स्प्लाइसियोसोम जुड़ गया इंट्रॉन से, ध्यान से सुनना, अब ये दोनों इंट्रॉन पास पास आएंगे। अब जब ये दोनों पास पास आएंगे, देखो जरा, जब ये स्प्लाइसियोसोम पास पास आएंगे तो कुछ ऐसा हुआ, ये एक्सॉन है, ये 5' एंड पर वो कैप जो लगाई थी वो है, और स्प्लाइसियोसोम जो है एक तो ये रहा, और पास पास आ गए तो एक ये रहा, फिर ये एक्सॉन है, और फिर ये पॉली ए टेल है 3' एंड पर। सर ये दोनों पास पास आ गए स्प्लाइसियोसोम, तो ये इंट्रॉन नाम का धागे का क्या हुआ? अरे धागा ही तो है, फोल्ड होकर लूप की तरह हो जाएगा ऐसे, धागा ही तो था। स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स दोनों पास आए तो जो इंट्रॉन है वो लूप की तरह फोल्ड हो गया। सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ
कि इंट्रॉन के जो एंड्स हैं वो पास पास आ गए। इंट्रॉन के जो एंड्स थे वो दूर दूर थे, लेकिन अब एंड्स ऑफ इंट्रॉन क्या गए, क्लोज आ गए। तो स्प्लाइसियोसोम आगे तो एंड पर जुड़ा, फिर क्या किया, ब्रिंग द एंड्स ऑफ इंट्रॉन क्लोजर, इंट्रॉन के एंड को पास पास ले आया, और जब पास पास आ गए तो काट देगा। मतलब आरएनए को काटना मतलब क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना। आरएनए को काटना हो या डीएनए को काटना हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो तोड़ोगे। अच्छा तो देखो, इंट्रॉन के एंड जब पास पास आ गए तो स्प्लाइसियोसोम ने क्या किया, जहां से इंट्रॉन खत्म हो रहा है और जहां से शुरू हो रहा है वहां के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट देगा। मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन का कनेक्शन कट, एक्सॉन और इंट्रॉन के बीच का कनेक्शन कट, तो इंट्रॉन अलग हो गया। अब इस इंट्रॉन को यहां से हटा दिया जाएगा और डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि इंट्रॉन तो किसी काम के नहीं, नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो इंट्रॉन, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटा तो इंट्रॉन और एक्सॉन का कनेक्शन खत्म, एक्सॉन इंट्रॉन का कनेक्शन खत्म। तो अब क्या होगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, और इंट्रॉन्स जो हटाए जाएंगे उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब क्या बचा भाई, एक्सॉन्स, ये कैप है 5' एंड, ये एक्सॉन है, ये पॉली ए टेल। ये स्प्लाइसियोसोम ने काटा कैसे, अपने राइबो न्यूक्लियेज एक्टिविटी से। अब इन एक्सॉन्स को जोड़ेगा अपने आरएनए लाइगेज एक्टिविटी से। तो ज्वाइनिंग की जाएगी एक्सॉन्स की बाय आरएनए लाइगेज एक्टिविटी। तो चलो जुड़वा देते हैं। तो जब जुड़वा दिया तो ये रहा एक्सॉन, ये रहा एक्सॉन, ये रहा कैप, और ये पॉली ए टेल 3' एंड पर। अब ये जो बना है, अब इसे आप पूरे हक के साथ कह सकते हो mRNA या मैच्योर आरएनए या फुल्ली फंक्शनल mRNA। एनसीईआरटी लिखती है कि मैच्योर आरएनए में इंट्रॉन्स नहीं होते, हाँ प्रोसेस्ड आरएनए या मैच्योर mRNA में इंट्रॉन नहीं, केवल एक्सॉन्स होंगे। सो ये है फुल्ली फंक्शनल mRNA बन चुका। अब ये कहां बना है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, बोले तो न्यूक्लियस में, लेकिन राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं, साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं राइबोसोम। तो न्यूक्लियस से इसको ले जाया जाएगा साइटोप्लाज्म, ताकि साइटोप्लाज्म में जाकर ये राइबोसोम से जुड़े और चल पड़े प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये फुली फंक्शनल mRNA मूव आउट टू साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा तो देखो एक बार वापस, स्प्लाइसियोसोम जो बने थे वो दोनों एंड पर जुड़ गए, इंट्रॉन के पास पास आए, पास पास आए तो एंड्स ऑफ इंट्रॉन पास पास आ गए। फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काट दिया तो इंट्रॉन एक्सॉन का कनेक्शन कट, इंट्रॉन को हटा दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बचे कौन, एक्सॉन्स, उन्हें जोड़ दिया जाएगा बाय आरएनए लाइगेज एक्टिविटी। बन गया फुली फंक्शनल mRNA, जो कि न्यूक्लियस छोड़कर कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म, जहां पर उसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अच्छा स्प्लाइसोम कैसे काम करते हैं वो मैंने साइड में लिख दिया है कि स्प्लाइसोम आगे एंड्स पर जुड़ेंगे, एंड्स ऑफ इंट्रॉन को क्लोज लाएंगे और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ देंगे। अच्छा सुनिए, ये थी स्प्लाइसिंग, काफी दिन से सुन रहे थे स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग क्या होता है वो देख लिया आपने। एक चीज और, ये ना सोचना कि कैप जो है ट्रांसक्रिप्शन के बाद लगता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो ये डीएनए था, ये डीएनए था, जब इससे आरएनए बन रहा था ना तभी कैप लगा दिया गया था। कैप जब आरएनए बनना शुरू हुआ था तभी लगा दिया गया था। हाँ टेल तो तभी लगेगा जब आरएनए पूरा बन जाएगा, टेल तो तभी लगेगा जब आरएनए पूरा बन जाएगा, लेकिन कैप तो शुरुआत में ही लगाना था।
5 से 3 ही बना था ना आरएनए, तो 5' एंड मतलब शुरू में ही बन गया था, तो कैप शुरुआत में ही लगा दी जाती। नहीं सोचो कितनी बड़ी दुविधा हो जाए, इधर से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है आरएनए बनाते हुए, और इधर से एक्सोन्यूक्लियस लगा है इसको काटते हुए, तो फिर तो बेकार हो जाता। और इसका प्रूफ आप एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखो, पेज नंबर 110 का पहला डायग्राम देखो, पेज नंबर 110 में एनसीईआरटी में पहला डायग्राम देखो। देखो जरा, पहले ही डायग्राम में आरएनए बन रहा है और कैप भी लगी हुई है। मतलब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के बाद नहीं लगता कैप, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही लगा दिया जाता है कैप। क्वेश्चन आ सकता है ना कि कैप लगाया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, गलत, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन लगा दिया जाता है। हाँ, टेल ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद ही लगेगा, टेल भी लगेगा और स्प्लाइसिंग ये दोनों बाद में होगा, लेकिन कैप शुरुआत में ही लग जाता है। क्लियर है? ओके, तो ठीक है, सुनिए, अभी सुनिए अगली हेडिंग जो आपके लिए आ रही है। देखो वैसे हम पहुंच चुके हैं कि सर डीएनए से एमआरएनए बनाना मकसद था, सर बन गया, चलो अब एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, लेकिन ओ तक पिट जाएगा बेकार में, तकलीफ क्यों दे रहा है? इधर देख लेना, क्या पढ़ना चाहिए हमें? प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन एक बैरियर है, जेनेटिक कोड, वो 64 कोडॉन की वो टेबल नहीं है वो, तो आगे पहले जेनेटिक कोड पढ़ेंगे फिर प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ चलेंगे। तो सुनिए, 2 लाइन सुन लो, ये सब खत्म करके 2 लाइन लिख लेना, फिर इसकी बात शुरू करेंगे। जेनेटिक कोड जो शब्द है ये दिया था जॉर्ज गैमो ने, जॉर्ज गैमो ने, और जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था 3 लोगों ने। एक का नाम था नीरेनबर्ग, नीरेनबर्ग, एक का नाम था मैथाई, स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, MATTHAEI, मैथाई, एंड हरगोबिंद खुराना। अभी सिर्फ खुराना लिख रहा हूं, बाकी बाद में पूरा नाम भी आएगा। तो ये 2 लाइन जेनेटिक कोड की लिख लेना। तो ये खत्म कर लो, जेनेटिक कोड हेडिंग डालो, फिर डिटेल में पढ़ते हैं जेनेटिक कोड। हाँ, कैप इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन नहीं, टेल आफ्टर। हाँ बोल भाई। हाँ, फंक्शनल पार्ट जो है ना बच्चे आरएनए का, इसी में नॉनसेंस कोडॉन है, उसका भी फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट कर लें और जेनेटिक कोड पढ़ते हैं। आज टेबल नहीं बनेगी, टेबल के दरवाजे तक छोड़ दूंगा आज, अगली क्लास में आते ही पहला काम टेबल बनाएंगे वो। मतलब एनसीईआरटी की शुरुआत के 3 पैराग्राफ की बात करेंगे अपन, बढ़िया बढ़िया लिखा है एनसीईआरटी ने। स्प्लाइसोम कहां जुड़ता है? एंट्रॉन के दोनों एंड्स पर, तो एक एंड 5' होगा, एक 3' होगा, है कि नहीं? हाँ, स्प्लाइसोम को कैसे पता चला इंट्रॉन कहां है? आपको नहीं याद रखना, मैं सिर्फ बता रहा हूं। इंट्रॉन हमेशा जीयू से शुरू होता है, एजी से खत्म होता है, इसे कहते हैं जीयू एजी रूल। आपके काम का नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, जल्दी खत्म करें इसको, फिर बात करते हैं।
कंप्लीट हो गया। जल्दी करें, हेडिंग डालें जेनेटिक कोड और 2 लाइन लिख लें। शब्द दिया था जॉर्ज केमो ने और डिस्कवर किया था नीरेनबर्ग, मैथई और खुराना ने। नहीं, लगाते हैं बाद में। ये नेसेंट आरएनए को ही तो हमारे में एचएनआरएनए कहते हैं। नेसेंट आरएनए को प्रोकैरियोट में डायरेक्टली एमआरएनए कह देते हैं क्योंकि फुली फंक्शनल है। हमारे में नेसेंट आरएनए को एचएनआरएनए कहते हैं क्योंकि उसमें फुली फंक्शनल पार्ट नहीं है। फिर ऐसा कर लिया तो ये फंक्शनल एमआरएनए बन गया। अब इसको साइटोप्लाज्म भेजेंगे फॉर ट्रांसलेशन। हाँ, एचएनआरएनए जो बना था उसमें कैप पहले से लगी हुई थी, बन के जब निकला था तो वो तो हम अपने समझने के लिए कैप अभी लगाए हैं। हाँ, प्रोकैरियोट्स में ये सब नहीं होता। हाँ, जो ताजा बन के गिरा अभी। हेडिंग भी है, 2 लाइन भी है। ठीक है, जल्दी करिए और जेनेटिक कोड समझते हैं। ठीक है, कंप्लीट करो। ये लो, बस ट्रक जो भी है खत्म करो इसको। उड़ेंगे, यूकैरियोट्स में नहीं होगा। हाँ, वो मैं डील करूंगा ट्रांसलेशन के जस्ट पहले। ये एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, ट्रांसलेशन में बताऊंगा, मतलब अगले की अगली क्लास में। हाँ, इतना तो हटा दूं? नहीं, प्रोकैरियोट में कोई कैप टेल का चक्कर नहीं, ये जो भी है सिर्फ यूकैरियोट का है। हाँ, जरूरत ही नहीं है वहां। हाँ, इसलिए बनना शुरू होगा, प्रोटीन बनाने लग जाएगा, यहां इंतजार करना पड़ता है। तब अरे, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में कैप और टेल नहीं है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का लाइफ स्पैन सिर्फ 2 मिनट का है। एमआरएनए बना, 2 मिनट के अंदर जितनी प्रोटीन बना सकते हो बना लो, नहीं कट जाएगा। और हमारे एमआरएनए का लाइफ स्पैन कैप और टेल के कारण फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज है। सही है? हाँ, ठीक है, चलिए आ जाइए, जेनेटिक कोड पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, जेनेटिक कोड क्या है ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इधर आ जाइए सभी, अलर्ट होकर ध्यान से देखो। मान लो एक डीएनए है 5' ATG CCC CTC AGG GGG 3S। तो ये तो कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का। क्या कहते हो भाई? कोडिंग स्ट्रैंड ही है, इससे तो आरएनए बनेगा नहीं। तो या तो इससे आरएनए बनाना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाओ डीएनए का, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 से 5, फिर उससे आरएनए बना लो। या फिर इसी को कॉपी करके लिख दो, बस टी की जगह यू लगा लो, AUG CCC CUC AGG GGG, ये बन गया एमआरएनए। अब इस एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन, मतलब होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो जहां AUG है वहां पर आ जाएगा मिथियोनिन एमिनो एसिड, जहां CCC है वहां आ जाएगा प्रोलीन, जहां CUC है वहां आ जाएगा ल्यूसीन। मैं तुक्का नहीं मार रहा हूं, स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। जहां AGG है वहां आ जाएगा अर्जिनिन, जहां GGG है वहां आ जाएगा ग्लाइसिन। तो इस तरह करके तैयार हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, तो मुद्दा यह है कि जेनेटिक कोड क्या है। आप सब जानते हो एमआरएनए में
हर 3 बेस के सेट को एक कोडॉन कहते हैं। देखो, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि डीएनए के बेस सीक्वेंस से डिसाइड हुआ एमआरएनए का बेस सीक्वेंस या एमआरएनए का कोडॉन का सीक्वेंस, और एमआरएनए के कोडॉन के सीक्वेंस से डिसाइड हो रहा है अमीनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी रिलेशनशिप को कहते हैं जेनेटिक कोड। किसके किसके बीच रिलेशन देखना जरा। रिलेशनशिप बिटवीन एमिनो एसिड सीक्वेंस in polypeptide chain. Relationship between amino acid sequence in polypeptide chain and किसके बीच रिलेशन, and base sequence of DNA और mRNA. Base sequence of DNA और mRNA is called genetic code. तो जेनेटिक कोड क्या है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस किसके साथ रिलेशन, अमीनो एसिड सीक्वेंस का रिलेशन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए एमआरएनए के साथ। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को डिफाइन करने का यह तरीका है। एक और तरीका है, एमआरएनए में हर 3 बेस के सेट को क्या बोल रहे हैं? कोडॉन। और एमआरएनए में जितने भी कोडॉन्स हैं सबको मिलाकर भी जेनेटिक कोड कह देते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द कोडॉन्स। एमआरएनए में जितने भी कोडॉन्स हैं मिलाकर क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक कोड। कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब अब शब्दों में क्यों याद रखते हो? आप ऐसे याद रखो ना, डीएनए के बेस सीक्वेंस से डिसाइड होता है एमआरएनए में कोडॉन का सीक्वेंस, डीएनए के बेस सीक्वेंस से डिसाइड होता है एमआरएनए में कोडॉन का सीक्वेंस, और कोडॉन के सीक्वेंस से डिसाइड होता है अमीनो एसिड सीक्वेंस। इसी रिलेशनशिप को जेनेटिक कोड कहते हैं। सिंपल, क्लियर है? अच्छा सुनिए, एक फॉर्मूला बना रहा हूं जो कि आगे काम आएगा, आज भी काम आएगा, और अगली क्लास में या अगले की अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वहां भी काम आएगा। गौर करना। टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन एमआरएनए कितने हैं? 4 ही तो है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। अच्छा, टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो कोड करवाने हैं वो कितने हैं? 20 ही तो तरह के अमीनो एसिड हैं। टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स टू बी कोडेड, ये हैं 20। तो मैं क्या कह रहा हूं, 20 अमीनो एसिड को कोड करवाने के लिए कम से कम 20 कोडॉन चाहिए, कम से कम 20 कोडॉन चाहिए। तो फॉर्मूला ये बना रहा हूं, टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस रेज टू पावर n, टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस रेज टू पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ बेसिस इन ईच कोडॉन, नंबर ऑफ बेसिस इन ईच कोडॉन इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल कोडॉन्स। क्या यह फॉर्मूला सच में सही है? वो एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सब कुछ है हमारे पास। टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 4। और हर कोडॉन में कितने बेस लेते हैं हम? 3। तो कितने पॉसिबल कोडॉन हुए? तो फॉर्मूला सही है। 4 तरह के बेस है, रेस पर हर कोडॉन में कितने बेस है? 3। तो 64 कोडॉन की टेबल बनती है। तभी तो वो एनसीईआरटी में 64 कोडॉन की टेबल बनी हुई है। अच्छा सुनिए, अब मैं थोड़ा एनसीईआरटी की बात कर लेता हूं। एनसीईआरटी कहती है, पहले पैराग्राफ में बहुत बढ़िया अच्छी से खिचड़ी पका के लिखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, पता ही नहीं चलता कहां क्या हो रहा है। तो बहुत अलर्ट होकर ध्यान से समझ रहे हैं। देखो, एनसीईआरटी कहती है जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में फॉलो किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन, नो एनी कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट। ऐसा थोड़ी ना है कि आरएनए में ए है तो मिथियोनिन लगेगा, यू है तो प्रोलीन लगेगा, जी है तो ल्यूसीन लगेगा। ऐसा है क्या? नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग नहीं है। अच्छा, अरे तभी आप पिछले साल से सुनते आ रहे हो कि प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अरे क्यों कहते हैं वो सुनो, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं ट्रांसलेशन का इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब है, लिटरेचर में मतलब है ट्रांसलेशन का कन्वर्टिंग वन लैंग्वेज इनटू अदर। प्रोटीन सिंथेसिस में भी यही हो रहा है। यू आर
एमआरएनए में किसकी लैंग्वेज है? न्यूक्लियोटाइड्स की। एमआरएनए में किसकी लैंग्वेज है? न्यूक्लियोटाइड्स की। और प्रोटीन में अमीनो एसिड की। तो वी आर कन्वर्टिंग लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड। लैंग्वेज ही तो बदल रहे हो। और बताएं एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हम बना रहे हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एनसीईआरटी कहती है देयर आर एम्पल एविडेंस, मतलब ढेर सारे एविडेंस है। क्या सजेस्ट करने के लिए कि डीएनए में कहीं पर कोई बदलाव हो जाए तो डीएनए में जिस जगह बदलाव होगा उसी जगह पर बदलाव एमआरएनए में भी होगा और प्रोटीन में भी होगा। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो डीएनए में यहां पर ए की जगह टी लग जाए। क्या लग जाए? टी। तो एमआरएनए में यहां पर यू लग जाएगा। तो अब एजीजी कोडॉन की जगह क्या हो गया? यूजीजी। तो अब आर्जिनिन लगेगा ही नहीं, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड लगेगा, क्योंकि यूजीजी कोडॉन कोड फॉर ट्रिप्टोफैन। देखा, जिस पॉइंट पर डीएनए में चेंज हुआ उसी पॉइंट पर आरएनए में चेंज हो रहा है और उसी पॉइंट पर एमिनो एसिड पर चेंज हो रहा है। ये सब देखते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या? एमआरएनए का जो कोडॉन सीक्वेंस है वही डिसाइड करता है एमिनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन। एमआरएनए में जो कोडॉन का सीक्वेंस है वही डिसाइड करता है एमिनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सुनिए, अब हम लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं कि हर कोडॉन में 3 बेस होते हैं, हर कोडॉन में 3 बेस होते हैं। लेकिन चक्कर ये है, शुरुआत में किसी को सपना आया था क्या कि हर कोडॉन में 3 बेस होते? नहीं। तो ये कैसे क्या हुआ? तो सुनिएगा ध्यान से। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है मतलब हर कोडॉन में 3 बेस है। ये पहली बार इट वॉज फर्स्ट पॉइंटेड आउट बाई, पहली बार इसे सजेस्ट किया था गैमो ने, जॉर्ज गैमो, गैमो ने बताया, सजेस्ट किया था। और इसे इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई, और इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 3 लोगों ने, वही डिस्कवरी वाले। एंड इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई नीरेनबर्ग, मैथाई एंड खुराना। इन्होंने प्रूव किया था। ध्यान से सुनना मेरी बात, इतना आसान नहीं थी बात ये। एनसीईआरटी कहती है हर कोडॉन में 3 बेस है, मतलब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। इसको प्रूव करना इट वॉज अ डॉन्टिंग टास्क, डिफिकल्ट। पेज नंबर 111, सेकंड लास्ट लाइन, पेज नंबर 111, सेकंड लास्ट लाइन। मिला क्या? डॉन्टिंग का मतलब लिखते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टास्क था। और सुनो, उससे भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क क्या था? अरे ये कैसे पता चला कि एयूजी कोड फॉर मेथियोनिन? कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है? इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, एनसीईआरटी कहती है। और इसको पता करने के लिए कि कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है, ये जानने के लिए अलग अलग फील्ड से साइंटिस्ट लिए गए। कुछ फिजिक्स के साइंटिस्ट, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कुछ बायोकेमिस्ट्री के और कुछ जेनेटिक्स के। एनसीईआरटी कहती है। जॉर्ज गैमो खुद फिजिक्स से थे और इन्होंने फिजिक्स की भाषा में, बोले तो मैथ्स की भाषा में बोला था। इनका क्या लेना देना जेनेटिक कोड से? मैथ्स की भाषा बोलकर इन्होंने बोला शायद हर कोडॉन में 3 बेस होते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया था। मैं बता रहा हूं, सुना सुना सा ना मैथ्स में आता है। मैं बताऊंगा जितना हमें चाहिए उतना मैं बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया, फिर आप अगले दिन लेके आ जाओगे ये क्या है। तो सभी ध्यान से सुने, जॉर्ज गैमो ने कैसे सजेस्ट किया था अपनी फिजिक्स या मैथ्स का यूज करके।
सुनिएगा, देखिए यहां पर लिख रहा हूं कोडेड, ये टोटल पॉसिबल कोडॉन्स, टोटल पॉसिबल कोडॉन्स, जिसका फॉर्मूला टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस कितने, 4 रेस्ट पावर n, है ना। फिर कितने अमीनो एसिड कोड हो गए, कितने अमीनो एसिड कोड हो गए, और कितने अनकोडेड रह गए, रिमेनिंग अमीनो एसिड, ये लिख रहा हूं मैं। सभी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, रिमेनिंग अमीनो एसिड्स। तो बात यह है, इनकी मैथ्स की भाषा समझिए आप। इनका कहना था कि अगर इफ जेनेटिक कोड इज सिंगलेट, मतलब हर कोडॉन में अगर एक बेस है, तो टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस 4, एन क्या है, हर कोडॉन में कितने बेस हैं, एन की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं, 1, तो कितने कोडॉन बने, 4, तो 4 कोडॉन 4 अमीनो एसिड कोड करा देंगे। अरे हर कोडॉन एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा ना, तो 4 कोडॉन बने और 4 अमीनो एसिड कोड कर देंगे, 16 बचे रह गए। अनकोडेड कितने बचे रह गए, 16। अरे भाई सिंपल है, हर कोडॉन में अगर एक बेस होगा तो 4 ही तो कोडॉन बनेंगे, एक यू, एक सी, एक ए और एक जी। बोलो दीज 4 कोडॉन्स आर इनसफिशिएंट टू कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो जॉर्ज कैमो ने बोला कि अगर जेनेटिक कोड डबलेट है, तो मतलब हर कोडॉन में 2 बेस है, तो एन की वैल्यू 2, तो 16 कोडॉन हो गए। 16 कोडॉन हो गए तो 16 कोडॉन 16 अमीनो एसिड कोड करा देंगे, 4 तो अभी भी अनकोडेड हैं। बोलो 16 कोडॉन आर इनसफिशिएंट टू कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अच्छा सर 16 कोडॉन कैसे बनेंगे, देखो यू सी ए जी लिख लो और इधर यू सी ए जी लिख लो। पहला यू यू, दूसरा यू सी, तीसरा यू ए, चौथा यू जी, फिर सी यू, सी सी, सी ए, फिर सी जी, फिर ए यू, ए सी, ए जी, जी यू, जी सी, जी ए, जी जी। बन गए 16 कोडॉन, 16 अमीनो एसिड कोड हो जाएंगे, लेकिन कोड तो 20 कराने, तो इनसफिशिएंट टू कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अरे यही तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि 4 तरह के बेस हैं, 2-2 के सेट में लिखोगे तो कितने तरीके से लिख पाओगे, 4 तरह के बेस है, 2-2 के सेट में लिखना है, तो कितने तरीके से, 16। ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और जब 3-3 के सेट में लिखोगे तो देखो, इन्होंने बोला तो भाई 2 तो नहीं हो सकते हर कोडॉन में, तो इन्होंने बोला शायद जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होगा, कि हर कोडॉन 2 से तो काम नहीं चल रहा, तो अगर ट्रिपलेट है तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 3, 64 कोडॉन्स। बोलू सफिशियंट या मोर देन सफिशियंट टू कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, तो सारे अमीनो एसिड कोड हो गए या नहीं, अनकोडेड कोई बचा नहीं। तो इस तरह इन्होंने पहली बार सजेस्ट किया कि शायद, अरे जैसे 3 करते ही 20 अमीनो एसिड पार हो गया, तो सजेस्ट किया कि शायद हर कोडॉन में 3 बेस होते हैं, और इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया निरेनबर्ग, मेथाई और खुराना ने, और यही काम इनका तगड़ा है, निरेनबर्ग, मेथाई और खुराना का। तो ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं इन्होंने क्या काम किया, कैसे बताया। अरे भाई 20 कोडॉन चाहिए थे मुझे 20 अमीनो एसिड के लिए। अरे तो प्रूव भी तो हो गया, तो क्या करूं, प्रूव ना होता तो बोल देता कि फिर ऐसा बोला वैसा बोला। 20 अमीनो एसिड कोड कराने, 64 कोडॉन में काम चल जा रहा है, तो फिर क्या को कॉम्प्लिकेट करेगा। तो प्रूफ भी तो हुआ, प्रूफ देखते हैं कैसे क्या हुआ। दोनों, दो में से कुछ भी बोलो, दोनों सही माने जाएंगे, दोनों सही माने जाएंगे। ये टेबल नहीं बनाना है आपको, अगली क्लास में 64 कोडॉन की टेबल बनाएंगे, हम छोटी चीजें नहीं देखते। ये 4-16 की टेबल क्या होती है, 64 की टेबल देखेंगे बाद में, अगली क्लास में आते ही पहला काम वही करूंगा। नहीं बनानी है टेबल, ठीक है, कंप्लीट करें इसको।
हाँ ये बिल्कुल बनानी है, ऊपर जो बने थे ना वो हटा दिए मैंने। पूरा लिखना है जो भी लिखा है और जल्दी लिखना है, क्योंकि कैसे प्रूव हुआ दैट्स इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने बढ़िया घुमा घुमा के लिखा, पता ही नहीं चलता किसने क्या किया, एक्चुअली नाम पर है पूरा वो। Genetic code is triplet. It was first pointed out by Gamow, वही जॉर्ज गैमो, experimentally proved by Nierenberg, Mathai and Khurana. वही सबसे पीछे वाले, हाँ क्या नाम है तेरा, तेरे पीछे, हाँ क्या नाम है, शैलेश कुमार। खाली खाली बैठे कुछ पूछता हूँ यार, क्या मैं भी टाइम पास, मेरा भी हो जाएगा तेरा भी हो जाएगा। क्विज क्विज खेलते हैं जब तक है, पूछो कुछ। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा स्टेप चलाता है? बाकी अपना काम करो, वो खाली बैठे मैं भी खाली हूं तो क्या करें। हाँ पास में हूं। सोच सोच, ट्रांसक्रिप्शन की बात चल रही है। कितने स्टेप में हुआ था ट्रांसक्रिप्शन, कौन कौन से? इनिशिएशन, उसके बाद? अरे बोलना पड़ा है तो पता है क्या है, डरना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, होता रहे, यहां से यहां सुने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत तो डॉक्टर बनने के बाद मिलेगी, फिर ये खुद ही आएंगे तेरे पास इलाज करवाने, जो नहीं बनेगा, और जो बन जाएंगे तो फिर भी आएंगे। डॉक्टर अपना इलाज तो नहीं करता है, दूसरे के पास ही जाते हैं। इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तो आरएनए पॉलीमरेज कौन सा स्टेप कराता है? टर्मिनेशन। तो कम मारता है। हुँ? अपने दम पर अकेले सिर्फ इलोंगेशन कराएगा। इनिशिएशन और टर्मिनेशन में वो किसी की मदद लेता है। इनिशिएशन में किसकी मदद लेता है? सिग्मा फैक्टर की, और टर्मिनेशन में रो फैक्टर की। मतलब हमें सजग रहना है। शैलेश कुमार से डॉक्टर शैलेश कुमार बनने में टाइम है, पढ़ना पड़ेगा। चलवे क्या, क्या नाम बताया? चंदेश, चंद्रेश, चंदेश, CHANDESH। ठीक है, डॉक्टर चंदेश बनने में टाइम है, फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब हर वक्त उठते बैठते कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग में पढ़ाई। मतलब अभी ये जो 1 साल है ना, इसमें दुनिया में कुछ और है ही नहीं, मैं और मेरी पढ़ाई। अक्सर आपस में बात करते रहेंगे कि तूने क्या पढ़ा या मैंने क्या पढ़ाया, बस इतना ही करना है। सही है, खाली टाइम है, कॉपी देखो, टाइम पास हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, कॉपी को भी अच्छा लगेगा और तुझे भी अच्छा लगेगा। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करो। भाई 24 घंटे में से 1 घंटा फिक्स कर लो कि उसमें कोई पढ़ाई बात नहीं होगी,
सिर्फ मौज मस्ती करेंगे, ठीक है कर लो, बाकी टाइम दिमाग में सिर्फ पढ़ाई है। हाँ भाई, तुझे क्यों सी आ रही है? हाँ, मास्क इसीलिए लगा के बैठता है, हाँ? दरवाजे पर टांगूंगा उल्टा, बस सोच ले, हाँ? और साथ में एक हॉकी का बैट ले आऊंगा, है ना? बच के, बच के भाई। कंप्लीट करो जल्दी। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अभी 1 साल, इसके बाद मस्त लाइफ हो जाएगी। हाँ, नहीं फाउंडेशन रख गया, फाउंडेशन अगर रख गया तो फिक्स है कि फिर तो डॉक्टर बनेंगे ही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध सेमेस्टर फेल हो गए तो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन डॉक्टर बन के तो निकलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो फिर तो किसी भी हाल में नहीं बन सकते। तो ये पहला स्टेप है, इसको क्लियर करना, और इसको क्लियर करना ही बड़ा काम है। ऐसे तो आदमी जब तक जिंदा तब तक पढ़ता है, ये कहने की बात है कि बस घर वाले बोलते थे 8वीं कर ले बेटा, बस फिर आजादी आजादी, 10वीं कर ले बेटा, आजादी ही आजादी, 12वीं कर ले आजादी, और 12वीं कर लिया इसके बाद बोलेंगे नीट हुआ क्या तेरा, नीट कर लिया, एमबीबीएस कर ले फिर आजादी, एमबीबीएस कर लिया, एमएसएमडी किया क्या, नहीं वो कर ले फिर आजादी, वो कर लिया, अरे डीएम तो किया ही नहीं तूने, वो कर ले फिर आजादी। वो तो वो तो जिंदगी भर चलती रहेगी पढ़ाई, लेकिन जो फाउंडेशन है, एक गोल सेट होना, वो यहां है। कहते हैं ना ट्रांजिशन पॉइंट, एक स्टेप से, मतलब जैसे आप ट्रांजिट करते हो दूसरे फेज में, आपका स्टेटस बन जाता है कि हाँ, मोहल्ले वाले भी बोलते हैं हाँ ये डॉक्टर बन रहा है। अभी शक की नजरों से देखते, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, है ना? क्योंकि बाकी लोग तो छोड़ो, मोहल्ले वाले ज्यादा सोचते हैं डॉक्टर बनने गया है, बन गया तो अच्छी बात, नहीं बने तो जिंदगी भर सुनाएगा, नहीं बने। तो हमारा काम है ईमानदारी से पढ़ना, और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी फेल नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। अरे ऊपर का ये पार्ट हटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब जो क्रूशियल पार्ट है वो ये है, जिसका जो नहीं हुआ है कंप्लीट कर ले, इसके बाद बात करते हैं अपन। नहीं कुछ नहीं, बस एक लाइन लिखकर मैं समझाना स्टार्ट करता हूं, ये अलग लेवल पर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा तैयारी करके रखता हूं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब पढ़ते हैं कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, ये कैसे प्रूव हुआ, प्लस कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है, ये कैसे पता चला, ये समझना जरूरी है। इसीलिए देखो ना, मैंने हेडिंग दिया है डेसाइफरिंग। मैं ये वर्ड यूज ना करता, लेकिन एनसीईआरटी ने तो एक दो जगह लिखा है डेसाइफर, इसलिए मैंने लिखा है डेसाइफरिंग। और डिसाइफरिंग का क्या मतलब, ये तो आपको दूसरे शब्दों से पता चल ही जा रहा है। डिकोड करना, क्रैक करना, कोड के पीछे क्या छिपा है ये पता करना, मतलब ये पता करना कि कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है।
अभी लिखने का काम नहीं, बिल्कुल समझने का काम करना है, अच्छे से समझना है। देखो एनसीईआरटी ने लिखा है कि नीरेनबर्ग, पूरा नाम लिखा है, मार्शल नीरेनबर्ग ने मेथड डेवलप किया था सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस की। नीरेनबर्ग ने क्या डेवलप किया था? सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस की। सेल फ्री सिस्टम, अरे इन विट्रो, टेस्ट ट्यूब में आरएनए दे दो, एमिनो एसिड दे दो, टीआरएनए दे दो, एमिनो एसिड दे दो, टेस्ट ट्यूब में बनवा लो प्रोटीन। इसी को क्या बोल रहे हो? सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाना। इसकी टेक्निक किसने डेवलप की पूछा जाए तो मार्शल नीरेनबर्ग। एनसीईआरटी की लाइन है। अब सुनो, इन्होंने क्या किया, नीरेनबर्ग ने एक टेस्ट ट्यूब में ढेर सारे यू डाल दिए, यूरासिल, एक्चुअली यू नहीं यूएमपी। क्या डाला था? यूएमपी। ढेर सारे यूएमपी डाल दिए टेस्ट ट्यूब में और इन्हें सिवेरो ओक्वा एंजाइम की मदद से जुड़वा दिया। एंजाइम का नाम है ये, एनसीईआरटी में भी है ये, सिवेरो ओक्वा एंजाइम। इस एंजाइम ने क्या किया? इन सारे यू को आपस में जुड़वा दिया। सारे यू को किसने जुड़वाया? सिवेरो ओक्वा एंजाइम ने। तो बन गया ना, क्या बन गया? होमोपॉलीमर आरएनए। पूरे आरएनए में यू ही तो है और कुछ नहीं है। एक एग्जांपल दिया, क्या तैयार हो गया? पॉली यू। इसी तरह इन्होंने पॉलीसी भी बनाया था, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में यू डाल के आरएनए बनाया, एक में सीसीसी डाल के, एक में ए ऐसे करके आरएनए तैयार किए। सही है? तो क्या तैयार हो गया? होमोपॉलीमर आरएनए। अब टेस्ट ट्यूब में ही करा दो ट्रांसलेशन, मतलब सेल फ्री सिस्टम में क्या करा दो? ट्रांसलेशन। तो ये जो आरएनए बना है, इससे प्रोटीन बनवाया। प्रोटीन बनाया मतलब क्या? एमिनो एसिड ही तो लगाए जाएंगे, एमिनो एसिड लगवाओ ट्रांसलेशन से। तो देखो यू एक कोडॉन है और इससे ना लग गया फिनाइल एलानीन, और अगला यू फिर है, इट विल ऑल्सो कोड फॉर फिनाइल एलानीन। तो जो प्रोटीन बना तो फिनाइल एलानीन अमीनो एसिड की चेन बन गई, आपस में जुड़े पेप्टाइड बॉन्ड से। अच्छा, तो सुनिए, अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट होता, अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट होता, हर कोडॉन में एक बेस होता, तो 6 यू थे, तो 6 कोडॉन बनते, तो 6 फिनाइल एलानीन लगने थे, है ना? अगर जेनेटिक कोड डबलेट होता तो 2-2 का सेट बनाते, तो 3 बनाते, तो 3 कोडॉन होते, तो 6 की 3 फिनाइल एलानीन लगते। लेकिन अगर ट्रिपलेट होता तो 3-3 के 2 ही तो सेट बनेंगे, 2 ही कोडॉन बनेंगे, तो 2 फिनाइल एलानीन लगना चाहिए। कितने फिनाइल एलानीन लगे? 2। मतलब प्रूव हो गया ना, हर कोडॉन में 3 ही बेस है। सर फिनाइल एलानीन तो दिखेगा नहीं, कैसे पता चला 2 ही है? मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट से पता चल जाएगा ना कितने फिनाइल एलानीन है। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब ये है कि ये बात तो प्रूव हो गई कि हर कोडॉन में 3 बेस है, प्लस यू कोडॉन डिकोड हो गया, यू कोड फॉर फिनाइल एलानीन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फर्स्ट कोडॉन टू बी deciphered या to be decoded, first codon to be deciphered or decoded was UUU and it code for phenyl alanine। तो सुनो, सिर्फ यू के साथ थोड़ी ना किया था, इनका कहना था, देखो ने क्या लिखा, नीरेनबर्ग एंड मेथाई synthesized homopolymer RNA like poly U, poly CA, like that with the help of enzyme। कौन सी एंजाइम? सिवेरो-ओक्वा एंजाइम, and allowed them to translate in cell free system, in vitro प्रोटीन बनाने दिया, and found that क्या मिला? जब देखा कि आरएनए बनाया पॉली यू, तो जो प्रोटीन बन रहा था उसमें ढेर सारे फिनाइल एलानीन लग रहे थे। इससे ये प्रूव हो गया कि यू कोड फॉर फिनाइल एलानीन। जिसमें सीसीसी लगाया था उसमें ढेर सारे लग रहे थे प्रोलीन, तो इससे पता चल गया सीसीसी कोड फॉर
प्रोलीन, जिसमें ढेर सारे ए लगाए थे उससे ढेर सारे लाइसीन लग गए। मतलब ये प्रूव हो गया कि ए कोड फॉर लाइसीन। सही है। क्या मैं बोल सकता हूं कि सीवेरो-ओक्वा एंजाइम सिंथेसाइजेस आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर? क्या डीएनए देख के बनाया? नहीं, जो दिया जोड़ के रख दिया, यू दिया तो यू जोड़ दिया, सी दिया तो सी जोड़ दिया। सही है। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी ने सीवेरो-ओक्वा एंजाइम का एक और नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, एनसीईआरटी ने लिखे हैं दोनों नाम। ये सिंथेसाइज कर रहा है आरएनए, सिंथेसाइजेस आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। डीएनए देख के नहीं बना रहा भाई, इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है। अच्छा, फोकस करने वाली बात है कि इन्होंने एंजाइम की मदद से बनाया, क्योंकि जो हरगोविंद खुराना थे इन्होंने सिर्फ होमोपॉलीमर बनाया। हरगोविंद खुराना ने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दोनों बनाए, लेकिन एंजाइम की मदद से नहीं, उन्होंने केमिकल रिएक्शंस की मदद से बनाया। हरगोविंद खुराना ने ये वाला मेथड नहीं फॉलो किया था एंजाइम वाला, केमिकल रिएक्शन की मदद से बनाया होमोपॉलीमर आरएनए एंड कोपॉलीमर। अरे कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर? अभी यू जोड़ा है, यू और जी जोड़ लो ना, यू जी ऐसे जोड़ लो, तो इसे क्या बोलोगे, हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर? हरगोविंद खुराना को मेनली जाना जाता है कोपॉलीमर के लिए। क्यों? क्योंकि होमोपॉलीमर तो पहले इन्होंने बनाया, तो ये जाने जाते हैं होमोपॉलीमर के लिए। एनसीईआरटी ने हरगोविंद खुराना जी के लिए ये लाइन लिखती है, ध्यान से सुनिएगा। हरगोविंद खुराना जी के लिए ये लाइन लिखती है, क्या? द केमिकल मैथड। देखो, उनका एंजाइमेटिक मैथड था, इनका केमिकल मैथड, केमिकल रिएक्शन से बनाया था। केमिकल मैथड डेवलप्ड बाई, ध्यान से देखना, डेवलप बाई हरगोविंद खुराना, HG खुराना। एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, वॉज इंस्ट्रूमेंटल मतलब हेल्पफुल इन सिंथेसाइजिंग, ये जो मैं लिख रहा हूं ये वहां है 111 की आखिरी लाइन, 112 की पहली दो लाइन, 111 की आखिरी लाइन और 112 की पहली दो लाइन। The chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases, और ब्रैकेट में लिखा है होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। सही है। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाया था, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर आरएनए बनाया था। और कोपॉलीमर के लिए ज्यादा जाना जाता है इन्हें, और कोपॉलीमर के नाम पर मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, इन्होंने तैयार किया पॉली यूजी, ढेर सारे यू और जी जोड़े। आगे तो लाइन समझो कि इन्होंने आरएनए बनाया एंजाइम की मदद से नहीं, केमिकल रिएक्शन की मदद से। इट वॉज हेल्पफुल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल with defined combination of, defined combination समझते हो, यूजी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बनाया। तो इन्होंने जब यूजी बनाया ढेर सारे, देखो केमिकल रिएक्शन की मदद से यू और जी को जोड़ा, ढेर सारे यू और जी को आपस में जुड़वा दिया, यू और जी, हाँ, फिर यूजी, फिर यूजी, फिर यूजी, फिर यूजी, ऐसे ढेर सारे जोड़ दिए टेस्ट ट्यूब में। तो देखो ना, इस बार यू और जी दो तरह के जुड़े हैं, इसे क्या बोलोगे, कोपॉलीमर आरएनए या हेट्रोपॉलीमर आरएनए बोल दो। फिर इसका कराया ट्रांसलेशन। अरे भाई आरएनए बन चुका है, बनाओ प्रोटीन, मतलब लगवाओ एमिनो एसिड। तो जब लगवाया तो सुनो, तो अगर हर कोडॉन में 2 बेस होते,
हर कोडॉन में 2 बेस होते तो हर कोडॉन यूजी था, हर कोडॉन यूजी था, तो हर कोड तो एक ही तरह का अमीनो एसिड लगना चाहिए था, एक ही तरह का अमीनो एसिड लगना चाहिए था। और अगर हर कोडॉन में एक बेस होता तो 12 बेस थे, 12 बेस लगे हैं, तो 12 अमीनो एसिड लगने चाहिए थे, नहीं लगे। देखो क्या लगा, अरे भाई यू और जी और यू मिलाकर एक कोडॉन, जी यू जी एक कोडॉन, यू जी यू फर्स्ट और थर्ड कोडॉन देखो सेम है, यू जी यू, और सेकंड और फोर्थ कोडॉन सेम है, जी यू जी। तो जब ट्रांसलेशन कराए तो देखा लग गया सिस्टीन एमिनो एसिड। क्या लग गया? सिस्टीन एमिनो एसिड। फिर इससे लगा वैलीन एमिनो एसिड, फिर इससे लग गया सिस्टीन एमिनो एसिड, फिर इससे लग गया वैलीन एमिनो एसिड। तो इससे ये तो पता चल ही गया कि हर कोडॉन में 3 बेस है, प्लस ये भी तो पता चल गया कि यूजीयू कोड फॉर सिस्टीन एंड जीयूजी कोड फॉर वैलीन। तो इस तरह तरह के मेथड से पता किया गया था कौन सा कोडॉन क्या कोड करता है। मतलब जेनेटिक कोड की पहले 3 पैराग्राफ बता चुका हूं मैं। मतलब अब मुझे एनसीईआरटी का लेवल हो या मेरा हो, सीधा ये टेबल बनानी है 64 कोडॉन्स की, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। और क्या, आज इतना ही कंप्लीट कर ले, अगली क्लास में पूरी क्लास डेडिकेटेड होगी जेनेटिक कोड के लिए, खूब सारा पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। बाद में स्पेसिफिक भी बनाएंगे ना बच्चे, तो ऑनलाइन वालों जिससे जो लिखना है लिख लेगा, है ना।